क्या आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो लॉसेस कर रहे हैं, लगातार काफ़ी समय से नुकसान में आपको दिख रहे हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की ग्रोथ को खत्म करने में कितनी अहम भूमिका को निभाते हैं? इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप ऑलरेडी लॉस मेकिंग जो शेयर्स हैं, जो बैड है, उनके साथ कैसे डील की जाए और आगामी समय में भी, भविष्य में भी अगर ऐसे शेयर आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं, तो आपको उनके साथ कैसे निपटना चाहिए। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने का निश्चय करने के लिए। और मैं भली-भांति जानता हूँ कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको देखते रहना कितना फ्रस्ट्रेशन भरा होता है और उनको एग्ज़िट करना यानी कि लॉसेस को बुक करना कितना पेनफुल होता है। क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर हूँ और इन सारी चीज़ों से गुज़रता हूँ। तो इस वीडियो में 3 स्टेप्स के माध्यम से मैं कुछ रोशनी डालने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको कुछ गाइडलाइन मिलेगी कि किस तरीके से इनके साथ डील करनी चाहिए और भविष्य में भी जब आप इनके साथ डील करेंगे, तो किस तरीके के तरीके को अपनाया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले स्वागत है आपका हमारा वेडनेसडे वंडर की इस सीरीज में, जहाँ पर हर बुधवार को हम आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक वीडियो प्रसारित करते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को बेहतरीन बनाने में मदद करता है। मेरा नाम जगदीश भगत है और पिछले 7 साल से मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करता हूँ। पिछले 3 साढ़े 3 साल से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कोचिंग करता हूँ। 3000 से ज़्यादा हमारे साथ स्टूडेंट हैं। लगातार स्टूडेंट का जब फीडबैक आता है और उनके कुछ ऐसे सवाल आते हैं, तो उन सवालों के ऊपर हम वेडनेसडे वंडर का ये वीडियो बनाते हैं। ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट ने ये सवाल भेजा था, जिनके माध्यम से हम इस वीडियो को प्रसारित कर रहे हैं। उनका भी हम धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। चूँकि उन्होंने अपना नाम उजागर करने के लिए मना किया है, तो मैं आपको उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। बहरहाल, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 स्टेप के माध्यम से मैं रोशनी डालने का प्रयास करूँगा कि ऐसे स्टॉक्स के साथ कैसे डील की जा सकती है। तो 3 स्टेप में पहली स्टेप है, अगर कारण का अंत है पास, तो स्टॉक से बाहर निकलने का करो प्रयास। आई रिपीट, कारण का अंत है पास, तो स्टॉक से निकलने का करो प्रयास। और दूसरा है स्टेप नंबर 2 इज, अंदर जाने से पहले बाहर निकलने की रणनीति बनाओ। और तीसरी स्टेप है, पुराने को छोड़ो, नए को पकड़ो। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको ये तीनों स्टेप एक-एक करके एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहली है, कारण का अंत है पास, तो स्टॉक से बाहर निकलने का करो प्रयास। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी। एक स्टॉक्स को हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। तो मान लीजिए कोई ट्रेडर है, किसी ट्रेडर का ट्रेडिंग करने का पैटर्न है कि वो लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट पर ट्रेड करता है। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि काफी समय से एक पर्टिकुलर हाई और लो के बीच में शेयर जो है वो फंस गया है। जैसे आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर मैंने 2 ब्लू हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं और ये जो पर्टिकुलर एक स्टॉक है, उदाहरण के तौर पे जिसको हमने लिया है, ये एक बीच में फंसा हुआ है। और ये जो ट्रेडर है जो इसको ट्रेड करता है, वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है। ब्रेकआउट मतलब ऊपर की ओर जब ब्रेकआउट होगा, प्राइस इस हाई प्राइस को, जो कि 1016 1017 रुपए नजर आ रही है, इसको जब ब्रेक करेगा तब वो उसके अंदर एंटर करेगा। अब आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे प्राइस चलने लगी है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। ये कंप्लीटली कंसोलिडेशन जोन में है और वो जो ट्रेडर है इसके ऊपर नजरें गड़ा के बैठा है कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा तब मैं एंट्री करूंगा। लेकिन अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, अभी भी वो इंतजार कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम है ये, एक कैंडल डेली की एक कैंडल है। तो इतने सारे ट्रेडिंग डेज चल रहे हैं, वो कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, एक एक दिन बीत रहा है और आप देखेंगे कि सितंबर महीने की 1 तारीख को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। जो वो रेंज थी, उस रेंज से बाहर निकला और ब्रेकआउट दिया। अब ये जो ट्रेडर है, ये ट्रेडर क्या करता है, ये ट्रेडर
जब एंट्री करता है तब बाहर निकलने की रणनीति बनाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट देने वाली जो कैंडल है, इस ब्रेकआउट देने वाली कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे उसने स्टॉप लॉस रखा और उसने इस ब्रेकआउट देने वाली कैंडल के ऊपर इस शेयर को खरीद लिया। तो अभी खरीदा किस कारण से? ब्रेकआउट के कारण से। रिस्क को मैनेज कहां किया? स्टॉप लॉस को लगा के ब्रेकआउट कैंडल के नीचे। कारण क्या है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग। कारण का अंत है पास, तो बाहर निकलने का करो प्रयास। तो इस ट्रेडर का कारण है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, और ब्रेकआउट फेल अगर हो जाता है तो वो इसमें से बाहर निकलने का निश्चय करेगा, राइट? कारण का अंत पास आएगा तो वो बाहर निकलने का निश्चय करेगा। अब एंट्री तो हो गई, प्राइस चल रही है, ब्रेकआउट हो गया, प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे आ रही है। ओके, धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर प्राइस वापस नीचे आ गई एक बड़ी कैंडल बनाकर, और उसने सपोर्ट ले लिया एग्जैक्टली ब्रेकआउट की लेवल पर। तो ब्रेकआउट टूट रहा है, यू नो जो कारण था एंट्री का उसका अंत होता हुआ नजर आ रहा है। अब फिर भी थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, होल्ड कर रहे हैं, और फाइनली यहां पर क्या हुआ, वो जो ब्रेकआउट लेवल से वो अंदर आ गया, स्टॉप लॉस लेवल को ट्रिगर कर दिया और वो प्राइस नीचे चली गई। अभी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उसको पता है कि कारण का अंत पास में था और वो कारण निरस्त हो गया, इसके लिए वो ट्रेड से क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब ये वापस जो स्टॉक है कंसोलिडेशन जोन में आ गया है। अगर आप इसको देखेंगे अगले कुछ दिनों तक, तो ये वापस अभी नीचे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। अब अमूमन क्या करता है, एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है, बाय एंड होल्ड। अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, थोड़े दिनों में जाएगा, थोड़े दिनों में जाएगा, हम उम्मीद बनाए बैठते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करते, वो कारण नजदीक आ गया, कारण का अंत नजदीक आ गया तो वो एग्जिट हो जाते हैं। अब आप देखेंगे ध्यान से कि प्राइस नीचे जा रही है, प्राइस ऊपर आ रही है, प्राइस नीचे जा रही है, प्राइस ऊपर आ रही है, ये कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन जोन में है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका जो समय है वो समय इसमें जा रहा है, क्योंकि वो कंसोलिडेशन जोन में आ गई है। आपके लिए पहले भी ये कंसोलिडेशन जोन था, जब आप ब्रेकआउट से पहले इस पे नजर गड़ा के बैठे थे। अभी भी ये क्या है, वापस कंसोलिडेशन जोन में आ गया। तो आप मेरी बात का मतलब समझ रहे होंगे कि जब कोई स्टॉक इस तरीके से करता है तो आपका समय भी नष्ट करता है, लॉसेस में दिखता है तो फ्रस्ट्रेशन को भी पैदा करता है, साथ साथ आपका पैसा भी यहाँ पर फंसा हुआ है। अब जिस व्यक्ति ने कारण का अंत पास आ गया और उसने निकलने का प्रयास किया, वो निकल गया, उसका ध्यान अभी दूसरी ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट पर है, उसका ध्यान दूसरी ट्रेंडिंग स्क्रिप्ट पर है। ओके, अभी दूसरा जो कारण था, बाहर निकलने की रणनीति अंदर जाने से पहले बनाना है आपको। तो उस ट्रेडर की, जो प्रोफेशनल ट्रेडर था जिसको ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करनी थी, उसने पहले बाहर निकलने की रणनीति बनाई कि ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल है, अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मैं यहां पर बाहर निकल जाऊंगा। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम जब एंट्री करते हैं तो हम इस उम्मीद में एंट्री करते हैं कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा। अमूमन ज्यादातर हम ट्रेडर्स या इन्वेस्टर कुछ इस तरीके से ही सोचते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है कि उसने 10 साल पहले ये शेयर लिया था, अभी इतने हो गए, इतने हो गए, उतने हो गए। तो लॉन्ग टर्म का व्यू हम रख करके उसके अंदर बने रहते हैं। तो एक कॉमन सी बात है ये, इसमें कोई गलत है या कोई सही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कभी कभी आप फंडामेंटल देख करके भी शेयर को खरीदते हैं और उसकी वजह से उसको होल्ड करने की ताकत आप में रहती है, और फंडामेंटल अच्छा होने की वजह से शेयर ऊपर जाता है। अभी हम एक टेक्निकल के कारण की बात कर रहे हैं। अब टेक्निकल के कारण में इसने बाहर निकलने की रणनीति बनाई थी, अंत पास में आ गया कारण का, तो वो उसमें से एग्जिट हो गया।
और अब हम देखते हैं कि ऐसा करने पर वापस अगर वो ट्रेडर इसी स्टॉक को रडार पे रखता है और फिर जब ब्रेकआउट होता है तब वापस एंट्री करने के लिए उसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप वापस इस शेयर में अगर कोई व्यक्ति है ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करना चाहता है, वापस ब्रेकआउट हुआ तो वापस एंट्री कर सकता है, ये तो आपके हाथ में ही है ना। इसीलिए छोटा सा लॉस बुक करके प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कारण का अंत है पास, तो बाहर निकलने का करो प्रयास। देखो अभी आप कितने दिन तक ये कंसोलिडेशन जोन में है, क्योंकि वो जोन ही कंसोलिडेशन का है। उसने एक बार कोशिश की थी तोड़ने की, लेकिन फिर वो सक्सेस नहीं हुआ, है ना। फिर ये कंसोलिडेशन जोन में चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है। सोचो आप, इतना 1 सितंबर को एंट्री हुई थी और एग्जिट हो गया था 23 सितंबर को, 1 महीना हो गया था। और अभी जब यहाँ पर ये कैंडल चल रही है 19 जनवरी, तो अक्टूबर महीना गया, नवंबर महीना गया, दिसंबर महीना गया, अब ये जनवरी खत्म हो रहा है। यहाँ पर अभी तक यहाँ पर कोई ब्रेकआउट के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं तो 3-4 महीने का ये समय भी आपका जो है वो जा रहा है। ओके, बहरहाल जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उसने क्या किया, उसने स्टॉक को रडार पे रखा है कि अच्छा है और भी कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, जब ब्रेकआउट होगा फिर से मैं इसके अंदर एंट्री कर लूंगा। ओके, और तीसरा कारण हमने बताया था आपको कि कारण है, सॉरी, पुराने को छोड़ो नए को पकड़ो, है ना। तो आप देखिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल महीना आ गया है, 2023 का हम ये चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। अप्रैल महीना आ गया है, देखिए 13-14 अप्रैल चल रही है। तो सितंबर महीने में एग्जिट किया प्रोफेशनल ट्रेडर ने, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 7 महीने हो रहे हैं, अभी तक ये कंसोलिडेशन जोन में है। तो उसके लिए ये पुराना शेयर था, वो यहाँ पर एग्जिट हो गया, पुराने को छोड़ दिया और उसने नए को पकड़ लिया। तो जो नए को पकड़ा 6 महीने में वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही होगी, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही होगी तो वहां से भी वो एग्जिट हो गया होगा, छोटे से लॉस को बुक करके निकल गया। अभी यहाँ पर इस स्टॉक ने वापस ब्रेकआउट देने का प्रयास किया था, लेकिन वो ब्रेकआउट की लेवल तक पहुंचा नहीं। ओके, सो लेट मी डिलीट दिस लाइन। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अभी भी चल रहा है, देखो आप, अभी भी चल रहा है ये स्टॉक। एक बार उसने फिर से अटेम्प्ट किया, लेकिन ये ब्रेकआउट की लेवल तक भी नहीं पहुंच सका, और भी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। और देखो अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब आप देखेंगे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जो लाल कलर की कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस लाल कलर की कैंडल ने ब्रेकआउट लेवल से ऊपर प्राइस को डाल दिया, और ये ब्रेकआउट वाली कैंडल के एग्जैक्ट नीचे इसने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये एंट्री कहाँ हो रही है, 15 जून को। सितंबर महीने में एंट्री हुई थी, सितंबर महीने में ही एग्जिट हो गया, 15 जून को अभी वापस एंट्री हो रही है। और इस एंट्री को देखते हैं क्या होता है। लाल कलर की लाइन जो है वो स्टॉप लॉस लेवल है। ओके, नाउ अभी वो समय वहां पर बिता रहा है। ओके, स्टॉप लॉस के नजदीक आ गया, फिर से कारण निरस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ है। फिर धीरे से वापस प्राइस ऊपर जाने लगी, धीरे से फिर से ब्रेकआउट हुआ, और उसके अंदर मोमेंटम होती हुई नजर आ रही। तो पहली बार जब ब्रेकआउट के कारण पे उन्होंने एंट्री की तो वो कारण फेल हो गया, वो एग्जिट हो गए। अभी वापस उसी कारण से उन्होंने एंट्री करी। अब उनका जो निर्णय है वो सही होता हुआ नजर आ रहा है, सही होता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, उनकी जो स्टॉप लॉस लेवल है उसके नजदीक ये प्राइस जो है अभी आ नहीं रही है। राइट, सो ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, अब इंतजार कर रहे हैं। अब जब वो शेयर प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट में उसको होल्ड करने की ताकत आ जाती है, लॉसेस में तो फ्रस्ट्रेशन देता है। प्रॉफिट मान लीजिए हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता है, फिर बढ़ जाता है, थोड़ा कम होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको होल्ड करना आसान हो जाता है, मानसिक तौर पे उसको होल्ड करना जो है वो आसान हो जाता है। ओके,
तो अभी भी वो प्रॉफिट में चल रहा है। अब आप देखेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक जोन मार्क कर दिया अभी उन्होंने, राइट, एक जोन मार्क कर दिया। इसको मैं ऊपर ले आता हूं यहाँ पर। अब ये वाला एक कंसोलिडेशन जोन हो गया, अभी हायर लेवल पे हो गया, यहाँ पर और ब्रेकआउट हुआ तो वो ब्रेकआउट पे और खरीद लेते हैं, और खरीद लेते हैं। ये भी ब्रेकआउट है, पिछले कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, अभी वापस ब्रेकआउट हुआ, अब ये ब्रेकआउट और तेजी से ऊपर जाने लगा है। प्रोफेशनल ट्रेडर जब मार्केट उनको कहती है कि आप सही हो तो वो ऊपर जा रहा। तो तीनों कारण आगे, अंत है पास तो बाहर निकलने का करो प्रयास, उसके बाद अंदर जाने से पहले बाहर निकलने की रणनीति बनानी चाहिए, और तीसरा पुराने को छोड़ो नए को पकड़ो। तो इसने जब वापस ब्रेकआउट दिया तो ये नया हो गया। इस तरीके से अगर आप आपके पोर्टफोलियो को जाकर देखते हैं और कारण का पता लगाते हैं कि किस कारण की वजह से आपने इसके अंदर एंट्री ली थी, तब आपको पता चलेगा कि वो कारण निरस्त हो गया तो मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए। अब एक हमारे मित्र है, उनके पोर्टफोलियो को मैंने एनालिसिस किया और मैंने उनको पूछा कि इस स्टॉक के अंदर जाने का आपका कारण क्या था, इस स्टॉक के अंदर जाने का कारण क्या था, इस स्टॉक के अंदर जाने का कारण क्या था। तो उन्होंने बोला मेरे पास इन सभी स्टॉक्स के उम्मीद थी कि ये सब ऊपर जाएंगे, बस यही मेरे पास एक कारण था। यानी कि अगर चीजें उनके हिसाब से होंगी तो टारगेट पे वो एग्जिट करेंगे, ऐसा उनका थॉट प्रोसेस था। मैंने उनसे पूछा कि चीजें आपके विपरीत हो गई तो आपका एग्जिट प्लान क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा ऐसा कोई एग्जिट प्लान नहीं है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि अब आप क्या करोगे? तो उन्होंने उस समय मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, फिर मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो है, डिसीजन तो उनको ही लेना है। तो अगले दिन मेरे को उन्होंने मैसेज किया कि इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स का कोई भी कारण मेरे को पता नहीं था। मैंने एक डिसीजन लिया जो कि कठोर डिसीजन था, पेनफुल था। मैं ऐसे लॉसेस देने वाले सारे स्टॉक से बाहर निकल गए, सारे को बेच दिया, एक साथ जो भी लॉस बुक करना था वो मैंने बुक कर लिया। अब मुझे कारण समझ में आया है कि अभी एंट्री कहाँ करनी है, कैसे करनी है, उस ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। और फिर उन्होंने जो नए स्टॉक्स खरीदे, वो हमारे कम्युनिटी के मेंबर भी हैं, उस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके उन्होंने फिर वो उन स्टॉक्स को खरीदा, और एकदम कूल एंड काम माइंडसेट से अभी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जब वीडियो बना रहा था तो मैंने जब स्क्रिप्ट बनाई तो मैंने ऐसा सोचा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आपके पास भी ऐसे कई सारे स्टॉक्स हो जो बैड हो, लॉसेस कर रहे हो। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख कर मुझे बताइए कि क्या आपके पास भी कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो लॉसेस मेकिंग है। उनके नाम और उनका बाइंग प्राइस लिख के भेजिए। हो सकता है अगले बुधवार का जब हम वेडनेसडे वंडर सीरीज का प्रोग्राम करें, मैं आपके उन स्टॉक्स को मेरे नजरिए से एनालिसिस करूं और उससे कुछ आपको गाइडलाइन मिल जाए। ओके, वीडियो पसंद आया तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनके पास ऐसे स्टॉक पड़े हो लॉस मेकिंग, ताकि वो भी यहाँ पर उनके नाम लिख सकें। तो 20, 25, 30, 40 जो भी स्टॉक्स के नाम आएंगे, हम अगले बुधवार 1 घंटे का एक सेशन लेकर के फटाफट उनको बेसिक्स के आधार पर एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, ताकि आपको थोड़ी सी दिशा मिल सके। ओके, सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।